गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमने नाम पढ़ लिया कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर किस तरह से वर्किंग करता है, मतलब उसके बेसिकली आर्किटेक्चर के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आगे की अपनी कुछ क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब कि जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो उस घर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, कहाँ पर किचन, कहाँ पर बाथरूम, कहाँ पर आपका बेडरूम, कहाँ पर अदर ड्राइंग रूम वगैरह। ठीक है, तो ये एक तरह से आर्किटेक्चर हो गया कि कौन सी चीज कहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित तरह से रह सकती है और हम हमारा वर्क इजीली कर सकते हैं, तो वही आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनल यूनिट्स, बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, बस स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। ठीक है। और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है वो मॉरिस मैनो होती है। ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर नाम से भी होती है। बाकी जो सबसे सही, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल बुक होती है, दैट इज योर एम मॉरिस मैनो। ओके। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विथ गिविंग operational attributes of the computer or processor to be specific. It deals with details like physical memory, instruction set architecture of the processor, the number of bits used to represent the data types, input output mechanism, and technique for addressing memories. ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जितने भी ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑफ द कंप्यूटर और प्रोसेसर टू बी स्पेसिफिक। कंप्यूटर या प्रोसेसर, उसके बैक प्रोसेसर भी जरूरी होता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स एज वेल एज उसमें जो जो भी चीजें यूज में ली गई हैं, कि जैसे कि आपका हो गया कि बसेस हो गई हैं, ठीक है, बसेस के साथ साथ सीपीयू हो गया है, मेमोरी हो गई है, या जितने भी इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाते हैं, कि जैसे हमें सपोज A+B करना है तो वो किस तरह से, उसको किस तरह से समझेगा या किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो ये सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इट डील्स विद डिटेल्स लाइक फिजिकल मेमोरी। ठीक है, फिजिकल मेमोरी की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, वो किस किस चीजों से बनी होती है, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, मेमोरी में क्या डेटा सेव होता है, क्या नहीं होता है, और होता है तो किस तरह से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। देन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इट मींस कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन दिए जाते हैं एंड हाउ दे वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा टाइप्स, मतलब कि उसमें जितने भी जो भी बेसिक चीजें होती है वो सारी चीजें आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड करती है। ठीक है। Then computer organization. Organization is a realization of what is specified by the computer architecture. ठीक है। It deals with how operational attributes are linked together to meet the requirements specified by computer architecture. Some organizational attributes are hardware details, control signals, and peripherals. ओके। नाउ इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि suppose we are working in company, ठीक है, that manufactures car design and all low level details of the car come under computer architecture. Abstract programmers view. Abstract मतलब कि अ, सारा छुपा हुआ हुआ, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक छोटे से फॉर्म में शो होगा। ठीक है। while making its part piece by piece and connecting together the different components of that car by keeping the basic design in mind comes under computer ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, मतलब कि जो भी फिजिकल पार्ट होता है और जो कि विजिबल होता है, ठीक है, वो सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
जैसे अब इसमें और क्या है। हम्म, देखो अब क्या है, यहाँ पर एक टेबल ऑफ फॉर्म में समझाया गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑफन कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर, लो लेवल, ठीक है। और आर्किटेक्चर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज मोस्टली अ बिट हायर लेवल, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से अ बिट हायर लेवल होता है। ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर, example, a programmer does not worry much how addition is implemented in the hardware, ठीक है। इस सब से उसको कोई मतलब नहीं होता है प्रोग्रामर को। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि हिडन होता है। वैसे तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि सारा कुछ शो हो, विजिबल हो, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं दैट इट इज, दिस वर्ड विल बी यूज्ड एज हिडन। ओके, सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्रोग्रामर मीन, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया है कि उसको इंटरनल वर्किंग से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं तो सारी चीजों के बारे में प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या इंस्ट्रक्शन दी है, कब दी है, किस तरह से उस इंस्ट्रक्शन पर वर्किंग हो रही है और उसका क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रामर हैज टू बी अवेयर ऑफ विच इंस्ट्रक्शन सेट यूज्ड। ओके, देन फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स आएंगे कि सर्किट डिजाइन, एड्रेस, सिग्नल्स, पेरिफेरल्स, है ना। और इसके अंदर लॉजिकल, इट मींस इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स, डेटा टाइप्स एंड कैशे ऑप्टिमाइजेशन। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में तो होता है हाउ टू डू, एंड कंप्यूटर और आर्किटेक्चर में होता है व्हाट टू डू, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना है और आर्किटेक्चर में क्या करना है। ओके। नेक्स्ट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कुछ भी आगे पढ़ने से पहले, कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले, उसका हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम उसके जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरेशंस क्या है, जनरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, generation in computer technology is a change in technology a computer is being used, ठीक है। Initially, the generation term was used to distinguish between varying hardware technologies, but nowadays generation includes both hardware and software, which together make up an entire computer system. There are totally 5 computer generations known till date. पहले क्या होता था, सिर्फ हार्डवेयर से रिलेट करके ही जनरेशन्स का मतलब समझा जाता था, लेकिन अब फिलहाल के टाइम में, एट द प्रेजेंट टाइम, जनरेशन needs to be connect with hardware and software as well. Why software as well? बिकॉज सॉफ्टवेयर में भी अब काफी सारे मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं, काफी सारे वर्जन्स आ चुके हैं, अपडेट्स हो चुके हैं। तो पहले क्या हार्डवेयर के साथ क्या सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता था, फिर धीरे धीरे वर्जन्स के साथ साथ क्या हार्डवेयर और क्या सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाने लगा है, ये भी जानने की जरूरत है। ओके, so there are total 5 computer generations. Each generation has been discussed in detail along with their time period and characteristics. Okay, here approximate dates against each generation have been mentioned which are normally accepted. सो फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज का यूज में लिया जाता था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और इसका क्या ड्यूरेशन था, पीरियड क्या था फर्स्ट जनरेशन का, 1946 टू 1959। ओके, सो अप्रोक्स ये 15 ईयर्स के लिए, 14-15 ईयर्स ये यूज में रहा, ठीक है। 14-15 ईयर्स हुआ, कितना हुआ, 46 to 56 एंड देन 59, 13 ईयर्स अप्रोक्स, 13 वही 13-14 ईयर्स ये यूज में रहा, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन इज फ्रॉम
1946 to 59 एंड वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के से ये बेस्ड रहा। देन सेकंड जनरेशन कब से कब तक रहा? सेकंड जनरेशन का पीरियड रहा 59 टू 65। 59 टू 65 इट मींस ये 10 इयर्स भी नहीं चला। ये कितना चला है? अप्रोक्स 6 इयर्स चली सेकंड जनरेशन। इसमें ये था ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है। ट्रांजिस्टर बेस्ड मतलब सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं हम ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिक जो कंपोनेंट था वो क्या था? सेमीकंडक्टर। ओके, और सेमीकंडक्टर किस चीज का होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन इज फ्रॉम 1946 टू 1959 वैक्यूम बेस्ड, देन सेकंड जनरेशन इज फ्रॉम 1959 टू 65 ट्रांजिस्टर बेस्ड, एंड थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इज फ्रॉम 65 टू 71। अगेन ये 6 इयर्स की जनरेशन रही, इसका जो ड्यूरेशन था वो, ठीक है। और ये किस पर? आईसी बेस्ड रहा, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड रहा ये, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन फॉर 10 इयर्स, सॉरी 13 इयर्स, देन फॉर 6, अगेन फॉर 6, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड रहा, देन ट्रांजिस्टर बेस्ड रहा, और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, ठीक है। जैसे जैसे ये इनका जो बेस चेंज होता गया, सॉरी, जैसे जैसे इनका जो बेस चेंज हो गया, बेस चेंज होने का मतलब है जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया। जैसे जैसे इनका बेस चेंज होता गया तो साइज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो रिड्यूसेस, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बढ़ी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, देन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ? 1971 टू 1980, ठीक है। ये अप्रोक्स 10 इयर्स चली। इसके अंदर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रहा। उसके बाद यूएलएसआई, ठीक है। तो यूएलएसआई जो हो गए ये हमारे आज के लैपटॉप्स हो गए, ओके। 1980 टू ऑनवर्ड्स यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, ओके। सो फर्स्ट इज 1946 to 59, then 59 to 65, then 65 to 71, 71 to 80, and then like 80 to on till date, ठीक है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर्स, देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन वीएलएसआई, देन यूएलएसआई, ओके। फर्स्ट जनरेशन को डिटेल से इसमें समझाया गया है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी? फर्स्ट जनरेशन में आया था, एक मिनट, फर्स्ट जनरेशन का पीरियड हमने पता ही है। द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन used vacuum tubes as the basic component of for memory and circuitry for CPU. Okay, these tubes, like electric bulbs, produce a lot of heat and were prone to frequent using of the installation. Therefore were very expensive and could be afforded only by very large organizations. तो अब क्या मतलब हुआ इसका? जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज में लिए गए। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बल्ब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब वो बहुत हीट भी जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस अ लार्ज हीट, और जिसकी वजह से उनका इंस्टॉलेशन काफी कॉस्टली एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाते थे। ड्यू टू दिस कंडीशन, ड्यू टू दिस कंडीशन
ये अफोर्डेबल नहीं होते थे और इनको सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही अफोर्ड कर सकते। ठीक है। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड, पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप वर आल्सो यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप भी इसी के अंदर आते थे। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन कोड को यूज में लिया जाता था। अब ये हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे, तो इसको कूलिंग एलिमेंट भी बहुत ज्यादा की जरूरत होती थी। लाइक सपोज जितनी भी कंप्यूटर लैब्स होती हैं उनमें एसी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत हीट जनरेट करते हैं। आज भी जो कंप्यूटर हैं वो कंपैरेटिवली कम हीट जनरेट करते हैं। तो आप ये सोचिए, जो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का जो जमाना था उस वक्त कितनी ज्यादा हीट जनरेट होती होगी। दैट्स व्हाई दे आल्सो नीड कूलिंग एलिमेंट, कूलेंट्स फॉर दैट रूम, सो दैट दे कंप्यूटर can work in that cool environment. Okay, machine code as computer programming language, and punch cards, paper tape, and magnetic tapes are used as input and output devices. Okay. Main features for of first generations are vacuum tube technology, then unreliable थे। unreliable क्यों थे? unreliable इसलिए थे क्योंकि वो हीट ज्यादा जनरेट करते थे और काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो वो लॉन्ग टाइम या हर कोई उसे यूज में नहीं ले सकता था। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ह्यूज साइज। ठीक है। नीड ऑफ एसी, नॉन पोर्टेबल, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ठीक है, सबसे पहले क्या समझ में आता है इसको? वैक्यूम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता था, देन अनरिलायबल था, बहुत कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था, ह्यूज साइज थी, एसी की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता था, और स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके। अब जब साइज बड़ी होगी तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वो पोर्टेबल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये थोड़ा सा लर्न करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो एग्जाम्पल्स इसके होंगे ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के क्या एग्जाम्पल्स हुए? फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हुए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। फटाफट फटाफट कर लीजिए।
हो गया सभी का? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड जनरेशन। ठीक है। सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन कब से कब तक चली? 59 टू 1959 टू 65। ठीक है। इस जनरेशन में सबसे जो मेन रोल था वो किसका था? ट्रांजिस्टर्स का था। The period of second generation was 1959 to 1965. In this generation, transistors were used that were cheaper, consume less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machines made by vacuum tube. ठीक है। अब सारी चीजें इसमें थोड़ी थोड़ी लेवल पे ओवरकम हो गई। कैसे ओवरकम हो गई? कि हीट भी कम जनरेट करता था, साइज भी कॉम्पैक्ट हो गया उसका, चीपर भी था एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। लेस पावर कंज्यूम करता था, रिलायबल एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब जनरेशन computers. Now in this generation, magnetic cores were used as primary memory and magnetic tape and magnetic disks as secondary storage devices. In this generation, assembly language and high level programming languages like Fortran COBOL were used. The computers used batch processing and multi-programming operating system. ठीक है, जैसे कि हमें फिगर में भी देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, ये एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्मॉल। ठीक है, तो अब आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, आफ्टर दैट ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। ओके। देन assembly language and high level language used। ठीक है। उसके बाद क्या इसके मेन फीचर्स है वो देख लो। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रिलायबल इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेट लेस हीट टू कंपेयर। सब कुछ इसका कंपैरिजन अभी फिलहाल तक कहाँ किससे होगा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से। ठीक है। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, स्टिल वेरी कॉस्टली, एसी नीडेड, सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस। ठीक है। मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रेन एंड कोबोल। ठीक है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। क्या है? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक, सॉरी, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। ओके। एक बार वापस रीड कर लीजिए। IBM। ठीक है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था वो किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। ओके।
IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108। अब देखो यूनिवैक जो था वो फर्स्ट जनरेशन में भी था एंड सेकंड जनरेशन में भी है, सिर्फ वर्जन का डिफरेंस है। ओके, नाउ ENIAC एडवैक, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या? द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन फ्रॉम आईसीज। ठीक है, इसके मेन फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले ऐसे स्टार्टिंग से देख लेते हैं। द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अ सिंगल आईसी हैज मैनी ट्रांजिस्टर्स, registers and capacitors along with the associated circuitry. ओके, करिए आप, रीड करिए या इससे पहले चलो एक बार आप इसको इसके फीचर्स को एंड इसके टाइप्स को राइट कर लीजिए, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन में जैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट आया वैसे ही Recording in progress. In progress. In progress. In progress. ठीक है, कंप्यूटर की साइज और ज्यादा छोटी हो गई। क्या बोल रहा है इसके अंदर? The computers of third generation used integrated circuits in place of transistors. Okay, a single IC has many transistors, resistors, and capacitors along with the associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby. अब आईसी जो था, इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया था? जैक किल्बी ने। ठीक है, दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. High-level languages like Fortran second to four, COBOL, Pascal, programming language 1, basic, ALGOL 68, etc. were used ड्यूरिंग दिस जनरेशन। तो जो थर्ड जनरेशन है उसका ड्यूरेशन या पीरियड क्या था? 1965 टू 71। ओके, इसमें आईसीज का यूज हुआ। आईसी किसने बनाई थी? जैक किल्बी ने बनाई थी। ओके, अब ये कि जैसे ही आईसी आई तो अब आईसी पे ही सारी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स आपके सर्किटरी में कनेक्ट हो गए। ओके, अब उसके बाद अब जैसे ही इसका जब साइज छोटा हो गया, आईसी के आते ही साइज छोटा हो गया, साइज छोटे होते ही सारे पॉजिटिव चीजें आ गई, लाइक स्मॉलर इन साइज, रिलायबल, एफिशिएंट एंड कम पावर कंज्यूमिंग हो गई इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ क्या लैंग्वेज हो गई? हाई लेवल लैंग्वेज ही इसके अंदर यूज में आने लगी। हाई लेवल लैंग्वेज भी क्या क्या लैंग्वेजेस यूज में आने लगी? फॉरट्रेन हो गया आपका, आप ये चीजें नोट डाउन करते चलिए। ओके, फॉरट्रेन सेकंड हो गया आपका, देन सेकंड टू फोर। ओके, देन कोबोल हो गया, पास्कल,
पास्कल PL1। ओके, देन बेसिक और एल्कुल। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो पहले के टाइम में चला करती थी। आज इन लैंग्वेजेस का ऐसा जितना यूज नहीं है आज के टाइम में, तो और काफी हायर लैंग्वेज लाइक सी हो गया, C++, आपका जावा, जावा में भी जावा एडवांस, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह इस तरह से काफी सारी चीजें चल गई हैं। तो इसके की फीचर्स हमने देख लिए। अब इसके साथ ही साथ आप कंप्यूटर्स के एग्जांपल भी नोट डाउन कर लीजिए। IBM 360 सीरीज, ठीक है। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, ये काफी इम्पोर्टेंट है। PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, PDP, ठीक है। नेक्स्ट इज IBM 370 168 एंड TDC 316 आई। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन क्या हो गया, 1971 टू 1980, ठीक है। इसमें हमारे जो कंप्यूटर आज के टाइम में जो दिख रहा है वो वाली चीज हो गई है। फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन था 1971 टू 1980। इसके अंदर VLSI मतलब कि हो गया आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका यूज होने लगा। VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit elements and their associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर जो PC जो सिस्टम आज के टाइम में हम लोग यूज में ले रहे हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जब ये अफोर्डेबल हो गए तो इनका एक रिवॉल्यूशनरी जनरेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोगों ने इसको काफी लेवल पे यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। अच्छा, अब ये क्या होता है, सबसे पहले रियल टाइम सिस्टम की अगर बात करें, रियल टाइम सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि कोई भी वर्क करना है तो वो प्रेजेंट टाइम है, रियल टाइम है। मतलब वो ऐसे नहीं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम नहीं होगा, इसके अंदर प्रॉपर वर्किंग होती है। फिक्स टाइम है कि जैसे सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट या होमवर्क दिया जाता है तो हाँ आपको अ, इस डे को देना जरूरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज यू मे बी डिबार्ड। ओके, अगर कॉलेज की या स्कूल की बात करें तो। नेक्स्ट इज नेटवर्क्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया जैसे हम लोग बैंक की बात करें। ओके, तो बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे समझेंगे इसको, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब तो पता है ना कि जो भी प्लेटफॉर्म है, इनिशियल सॉफ्टवेयर जिससे कि हम लोग अपना हार्डवेयर को यूज में ले सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर।
सिंगल सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे सर्वर्स होना, मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कई सारी रेप्लिकास या कॉपीज बना देना, जिससे कि क्या होता है, अगर कोई एक सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो उसकी हमारे पास रेप्लिकास होती हैं। ये नहीं कि एक सिस्टम क्रैश तो मतलब उसका सब कुछ खराब। रेप्लिकास होने का जो मेन बेनिफिट है वो सिर्फ यही है कि कभी कोई एक सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो हम दूसरे सिस्टम से अपनी सारी जो भी उसमें चीजें या डेटा सेव थी वो रीस्टोर कर सके। अब इसको एक तरह से हम बैंक से भी समझ सकते हैं कि जैसे बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ब्रांच में सपोज कोई मनी डेबिट करते हैं, ठीक है, तो वो हैंड टू हैंड मतलब सेम टाइम पर अदर ब्रांचेस में भी वो अपडेट हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपके एक अकाउंट में तो 10,000 रुपीज शो कर रहा है और दूसरे में 5,000 ही शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, आपका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। तो ये सारा किस में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, फोर्थ जनरेशन में। ओके, तो क्या इसके की फीचर्स रहेंगे फोर्थ जनरेशन के, हम देख लेते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यूज ऑफ PCs, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, no AC needed, concept of internet was introduced, great developments in field of networks, computers became easily available। concept of internet, भाई जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज में लेंगे तो सीधी सी बात है इंटरनेट भी यूज में आएगा। ठीक है, तो जो इंटरनेट था वो भी आपका फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। फोर्थ जनरेशन, अब जैसे सपोज पूछ ले कि कौन किस टाइम पे इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये जब फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, फोर्थ जनरेशन हुआ था 71 to 80। तो इसी जनरेशन इसी टाइम पीरियड में हमारा इंटरनेट भी स्टार्ट हुआ था। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हैं ट्रे एक्स, ठीक है, DEC 10 *1000 के एग्जांपल्स हो जाएंगे। DEC 10 *1000, PDP 11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XP सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। चलो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।